अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम पाइथन को अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप करेंगे कि लोकल सिस्टम में हमने पाइथन कैसे चलाना। अब सबसे पहले चीज़ों को एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग को फाइल बनाते हैं ना, कोई भी हमारे पास सिस्टम है या कोई भी हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है, उस फाइल की कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। तो जैसे ये मेरे पास एक वर्ड की फ़ाइल है और इस फाइल का नेम है रिएक्ट नेटिव गोल्स डिटेल्स 2, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो है डॉट डॉक्स DOCX। इसी तरह अगर कुछ फाइल्स होती हैं जिनकी एक्सटेंशन होती है JPG फाइल, PNG फाइल, WEBP फाइल, एंड इसी तरह सो ऑन MP4 वीडियो फाइल, और इसी तरह जिप फाइल है, और बहुत सारी इसी तरह एक्सटेंशंस मौजूद हैं। किसी भी फाइल का जो नेम है वो डिपेंड करता है, या जो पूरा नेम है वो दो हिस्सों में होता है। वो दो हिस्से कौन डिवाइड किए जाते हैं एक डॉट के साथ। डॉट से पहले या लेफ्ट साइड पर जो भी चीज़ें हम लोग लिखेंगे वो होगा फाइल का नेम, और डॉट के बाद जो हम लोग लिखने होंगे वो होगी उस फाइल की एक्सटेंशन। अब जो एक्सटेंशन है वो डिफाइन करती है टाइप, कि ये किस टाइप की फाइल। फॉर एग्जांपल अगर DOCX डॉक्स फाइल है तो इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करना है। XLSX फाइल है तो इसका मतलब है कि वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन होगा। डॉट JPG फाइल है, इसका मतलब है वो किसी इमेज से रिलेटेड है तो वो इमेज वाले फोल्डर इमेज व्यूअर में या कोई इमेज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। PDF है तो वो किसी PDF व्यूअर में ओपन होगी। PNG है वो किसी इमेज में ओपन होगी। फिर इसी तरह MP4 है, और डिफरेंट MP4 और भी डिफरेंट बहुत सारे वीडियो के फॉर्मेट हैं। वो कहाँ ओपन होंगे? VLC मीडिया प्लेयर में, जहाँ पर ऐसे सॉफ्टवेयर में जो वीडियो प्ले कर सकता है। फिर उसके बाद MP3 है, .OGG है, इसी तरह बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो ऑडियो के लिए हैं। वो किसी म्यूजिक प्लेयर में या ऐसे सॉफ्टवेयर में ओपन होंगे जो ऑडियो प्ले कर सकता है। PPTX है वो किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में ओपन होगा जो हमारे पास पावर पॉइंट स्लाइड्स ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अब ये जो हमारे बाद में आ रही है ना, डॉट के बाद जो आ रहा है दैट इज एक्सटेंशन। अब इस एक्सटेंशन की बेस पर हमारे सिस्टम को पता लगता है कि मैंने ये वाली फाइल किस फोल्डर में या किस सॉफ्टवेयर में ओपन करनी है, सॉरी किस सॉफ्टवेयर में ओपन करनी है, किस एप्लीकेशन में ओपन करनी है। जैसे अगर .ai फाइल है तो वो एडोब इलस्ट्रेटर में ओपन होगी। PSD फाइल है वो फोटोशॉप में ओपन होगी। इसी तरह बाकी भी जितनी हम लोगों ने फाइल डिस्कस की हैं वो सारी की सारी इसी एक्सटेंशन की बेस पर उसे पता लगा। और ये जो नेम है ये हम लोग अपनी याद दहानी के लिए रखते हैं। जैसे वेरिएबल का बैकएंड पर कोई ना कोई एक रेफरेंस नंबर था रैम के ब्लॉक के साथ, लेकिन उसे याद करने के लिए हम लोगों ने वेरिएबल को कोई एक नाम दी। इसी तरह फाइल भी हार्ड डिस्क में जाके जब सेव हो जाती है तो वो उसे गेट करने के लिए या याद रखने के लिए हम अपनी आसानी के लिए उसे नाम देते। अब उन्हीं इसी नाम के ऊपर डिफरेंट रूल्स भी अप्लाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाम सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम नाम है तो वो ब्रैकेट्स में 1 2 3 ऑटोमेटिकली लिखना शुरू कर देता है विंडोज सिस्टम में। और इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें। अब जब हम लोग पाइथन को अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं ना, तो पाइथन दो तरह से हम लोग पाइथन की दो फाइल्स बनती हैं। दो तरह से हम लोग पाइथन लिख सकते हैं, दो तरह की फाइल्स में। एक
पाइथन की फाइल बनती है नेम डॉट पी वाई और दूसरी बनती है नेम डॉट आई पी वाई एन बी। ये दोनों एक्सटेंशंस, ये जो डॉट के बाद लिखी है पी वाई और डॉट आई पी वाई एन बी, ऐसी फाइल्स की एक्सटेंशन है जिसके अंदर हम लोग पाइथन लिख सकते हैं। जब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो पाइथन के कोड की तरह एग्जीक्यूट हो। जब हम किसी और कंपाइलर के थ्रू उसे एग्जीक्यूट करने लगेंगे तो एरर आ जाएगा। वो एरर क्यों आएगा? क्योंकि कोई जो दूसरा कंपाइलर है वो इस सिंटैक्स को नहीं समझ सकता। जैसे अगर हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट के जो कंपाइलर है या इन्वायरमेंट है नोड जेएस, उसके साथ इसको कंपाइल करने शुरू कर, तो चूंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं और पाइथन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स की जगह इंडेंटेशन यूज होती है, तो एरर आ जाएगा। पाइथन में प्रिंट का मेथड यूज होता है, वहां पर कंसोल डॉट लॉग है, तो वो मिसमैच कर रहा है तो वो एरर आ जाएगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो पाइथन में अलग हैं और जावास्क्रिप्ट में अलग हैं, अगर हम लोग वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो अब हमें सिस्टम को बताना था, वो हमने बता दिया कि भाई ये और ये वाली फाइल जब भी एक्सटेंशन आएगी तब तुमने इन फाइल को पाइथन के कंपाइलर के साथ या पाइथन के एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट कर। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो फाइल्स क्यों हैं? जैसे बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंपल एक ही तरह की फाइल होती, या जैसे वर्ड की हम लोगों ने फाइल देखी तो वो डॉट डॉक्स होगी। इसी तरह हम लोगों ने फाइल देखी एक एक्सेल की, वो एक्सेल एस एक्स हो गई। अब पिक्चर की जब हम लोग बात कर रहे थे तो अब हम लोगों ने दो डिस्कस किए, जेपीईजी स्लैश जेपीजी भी जिसे बोलते हैं, और एक है पीएनजी। अब ये एक्सटेंशन जो दो हैं ये पिक्चर से रिलेटेड है। अब दो पिक्चर से रिलेटेड अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे पास जेपेग या जेपीजी फाइल है उस एक्सटेंशन का बैकग्राउंड हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इस पिक्चर का हमेशा कोई ना कोई बैकग्राउंड एग्जिस्ट करेगा, ये विदाउट बैकग्राउंड नहीं चल सकता। बैकग्राउंड करने का एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक बिल्कुल बहुत सारे फोटो एडिटिंग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर। अब जब हम लोग उसमें अपना बैकग्राउंड रिमूव करते हैं कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाने के लिए, या अगर हम लोग अपनी पिक्चर खिंचवाने जाए पासपोर्ट साइज, तो वो हमारा बैकग्राउंड रिमूव करके वो पीछे ब्लू से कलर, स्काई ब्लू से कलर का बैकग्राउंड लगा देते हैं, या कई जगह पर वाइट कलर का भी बैकग्राउंड चलता है। तो वो अब जब रिमूव करोगे ना बैकग्राउंड, तो पीएनजी के अंदर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। मेरे पास शायद कहीं मेरी पिक्चर पड़ी। अब जैसे ये एक पिक्चर है, अब इसका बैकग्राउंड नहीं है, अब इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं वो सारे के सारे मेरे जो शोल्डर है या हेयर्स हैं उसके साथ साथ कॉर्नर्स बने हैं। अब इसका बैकग्राउंड कोई नहीं, लेकिन जैसे ये पिक्चर्स हैं आगे, अब इनमें बैकग्राउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ग्रे से कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। अब जितनी भी जेपैग इमेजेस होंगी उनके अंदर ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बेसिकली मैंने सारी की सारी पिक्चर्स पीएनजी में एक्सपोर्ट की हुई हैं, तो इसलिए आपको टॉप पर पीएनजी लिखा नजर आ रहा हो। खुद से बैकग्राउंड ऐड करके मैंने पीएनजी में एक्सपोर्ट किया, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से कोई पिक्चर एडिट करते हो जिसमें अपना बैकग्राउंड रिमूव कर दी और उसको जेपैग फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में सेव करते हो जेपीजी एक्सटेंशन के साथ, तो ऑटोमेटिकली एक वाइट कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा। लेकिन अगर आप पीएनजी करते हो तो कोई बैकग्राउंड नहीं आएगा। अगर मैं इसको जूम इन और जूम आउट करूं तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं। इसका मतलब है कि अगर हमें दो एक्सटेंशंस पिक्चर के लिए चाहिए थी, जेपीजी
या पीएनजी, उसमें डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। इसी तरह फिर हमारी पाइथन की फाइल में भी डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों सेम है तो फिर दो एक्सटेंशंस क्यों हैं, या क्यों ज़रूरत पड़ी हमें दो एक्सटेंशन बनाने की, एक से ही काम चला लेते। जुपिटर नोटबुक के लिए आगे उसी भी आ रहे। अब जो पाइथन की फाइल है ना, .py फाइल, इस फाइल के अंदर हम लोग सिंपली सिर्फ और सिर्फ पाइथन का कोड लिख सकते हैं। और हमारे एक क्लिक ऑफ बटन पे, जो हमारा प्ले वाला बटन है जिसके ऊपर हम लोग क्लिक करके कोड एग्जीक्यूट करते हैं, ये जो हमारी कीज थी कंट्रोल एंटर जिसके साथ हम लोग प्रेस करते थे और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता था, हमें नीचे आउटपुट नजर आ जाती थी, ये पूरी की पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन .ipynb बेसिकली ये जुपिटर नोटबुक इसकी एक्सटेंशन है, और ये क्या करता है कि एक तो हमें पाइथन का कोड लिखने की परमिशन देता है, साथ में हमें इंग्लिश में खुद से, इंग्लिश में या कोई भी टेक्स्ट लिखने की परमिशन देता है कि हम उस कोड को एक्सप्लेन कर सकें। पाइथन में फिर हमारे पास वो पाइथन का टूल है कमेंट्स, मैं वहीं पर आ रहा हूं। जैसे अब हम लोगों ने ये की, ये एक हेडिंग बना दी मैंने, एटीएम प्रोजेक्ट। अब पाइथन में अगर हम लोग .py फाइल में जाएंगे तो हम लोग इस तरह हेडिंग बना के सारा कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एडिट करना शुरू करूं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे ##, अब ये 3 डिफरेंट साइजेस की हेडिंग्स आ गई, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर मैंने स्टेरिक लगाया है तो वो टेक्स्ट इटैलिक हो गया है। डबल स्टेरिक लगाया तो टेक्स्ट बोल्ड हो गया। मतलब हम लोग टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। इसी तरह हम लोग इसके अंदर इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई लिंक लगा सकते हैं, कोई कोड लिख सकते हैं, और भी जितनी चीज़ें हैं, इमोजीज लगा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इस फाइल के अंदर कर सकते हैं। पाइथन का कोड तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर सकते हैं अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, कि ये हमारा कोड ये काम कर। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई ई कॉमर्स रिलेटेड, तो हम लोग उसके एक एक मॉड्यूल की डिटेल लेना चाह रहे हैं कि भाई ये मॉड्यूल सिंपली कार्ट से रिलेटेड है, ये कार्ट में डाटा ऐड करेगा, ये मॉड्यूल कार्ट से डाटा डिलीट करने से रिलेटेड है, ये वाला मॉड्यूल पेमेंट मेथड से रिलेटेड है, कि पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, जैज कैश इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, और भी जितने हमारे पास पेमेंट के मेथड्स हैं वो सारा का सारा ये वाला मॉड्यूल देख रहे हैं। वो हम लोग जब अलग अलग मॉड्यूल लिखकर उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तब हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारी एक एप्लीकेशन है जो प्रोडक्शन में चले, प्रोडक्शन से मुराद है कि जब लाइव हो, हम लोग लाइव करें और यूज़र उसको यूज़ करें, तो हम लोग .py फाइल में या पाइथन फाइल में कोड करते हैं, ताकि जितने भी हमारे यूज़र्स हैं वो सारा का सारा कोड चलाएं। जब वो कोई कमांड दें तो उस बेस के ऊपर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ओपन एआई का जो हमारे पास मॉडल है जीपीटी, वो पाइथन के अंदर बने हुए हैं। अब पाइथन के अंदर बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कोड लिखा होगा जो यूज़र से इनपुट ले रहा है, जो हम लोग इनपुट देते हैं जिस बेस पे वो रिस्पॉन्स करता है। फिर वहाँ पर वो डिफरेंट चीज़ें देखते हैं पैरामीटर्स के थ्रू कि कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया है। जैसे अगर आप लोगों ने पेड ली हुई है तो उसके अंदर O1 भी है,
और O3 का भी कुछ आ गया है, सोरा उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है, और इसी तरह और बहुत सारे मॉडल्स 3.5 है, 4 है, 4O प्रीव्यू है, 4O मिनी है, O1 मिनी, O1 प्रीव्यू है, O3 है, सोरा है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर दी। दोबारा? नहीं नहीं, स्टेटमेंट सेम नहीं। दूसरे वाले को पहले वाले में कन्वर्ट करना हो तो फिर हमें सिंपली कोड कॉपी करके वहां पर पेस्ट करना पड़ेगा। चलेगा। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो ये सेल वाइज चलेगा। सेल से मुराद क्या है कि ये एक पूरा का पूरा सेल, कोड का सेल, उसके बाद ये एक पूरा का पूरा कोड का सेल। अब इस कोड को चलाने के लिए मुझे ये बटन प्रेस करना पड़ रहा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाऊँ कि यूज़र किसी एक बटन के ऊपर क्लिक करे तो कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो एपीआई बनानी पड़ेगी। जब एपीआई बना रहा हूँ वो सारी की सारी मुझे एक फाइल में रखनी पड़ेगी। हमारा जितना भी कोड है वो हम सेल वाइज नहीं चलाते, वो सारा एक ही दफ़ा हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे अगर हम लोगों ने कोई मॉडल बनाया तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि मॉडल अब थिंक कर रहा है तो ये वाला सेल चला रहा है, वो एक ही दफ़ा पूरे के पूरे प्रोसेस से गुजरेगा। एपीआई बनेगी, पूरी की पूरी फाइल उसी प्रोसेस से गुजरेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एटीएम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमें सिंपली इस सेल को आगे चलाना पड़ेगा फाइल के अंदर से। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग वो कोड फाइल में कर देंगे, वो पूरी की पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो। क्योंकि जब भी हम लोग कोड प्रोडक्शन में करते हैं तो फिर हम लोग जुपिटर नोटबुक की जगह कोड पाइथन फाइल में कर रहे होते हैं। कोड पाइथन फाइल में करने से क्या होता है कि एक तो हमें जो कोड है वो सारा एक जगह मिल जाता है, और जब हम लोग उसके अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज चीज़ें ऐड कर देते हैं, एपीआईज बना लेते हैं, तो फिर हम लोग उसको कोड के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, ये शाम वाले बैच की क्लास का कोड है। .py फाइल में हम लोगों ने कोड किया हुआ है और इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट एपीआईज बनाई हुई हैं। जब हम लोग कोड करते हैं तो इस तरह एपीआईज बना लेते हैं बहुत सारी लाइब्रेरीज और चीज़ें यूज़ करके। अब ये कोड कैसे चल रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होंगी, जिसमें सबसे पहली लाइन ही है कि इंपोर्ट, हम लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा नहीं है तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ नहीं आ रहा। लेकिन स्टिल इसका मतलब है कि भाई हमने किसी एक फंक्शन को कॉल किया है, उसका जो भी रिटर्न में रिस्पॉन्स आया वो हम लोगों ने किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है, फिर डॉट गेट का फंक्शन कॉल किया है, उसको ये एक स्ट्रिंग में पैरामीटर पास कर दिया है, और फिर नीचे एक फंक्शन बनाया। इसी तरह नीचे भी काम किया। अब ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग पास की है, ये बेसिकली हम लोगों ने राउट डिफाइन किया। राउट डिफाइन का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं जाता हूँ तो गिटहब के ऊपर github.com/अबूरैरा127, तो ये मेरी प्रोफाइल ले आएगा। अगर हम लोग जाएंगे नवीद राना पर तो वो सर नवीद की प्रोफाइल ले आएगा। इसी तरह ज़ियायू खान पे जाएंगे तो सर ज़िया की प्रोफाइल आ जाएगी। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल आएगी। अब ये जो स्लैश के बाद हम लोग लिख रहे हैं, ये बेसिकली राउट डिफाइन कर रहे हैं। तो जब हम लोग राउट डिफाइन करते हैं तो वो एपीआई के अंदर होता है कि वो सारी की सारी फाइल में चेक करें, एंड पॉइंट चेक करना है, और फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। इस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग जब कोड कर रहे होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारी पूरी की पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो जाए। एंड पॉइंट्स बना देते हैं और फिर हमारा कोड चलता है, क्योंकि हम लोग नहीं ये चाहते कि भाई हमारा एक सेल एग्जीक्यूट हो जाए फिर मैं मैनुअली जाके दूसरे सेल को चलाऊँ, क्योंकि अभी तक जुपिटर नोटबुक में ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। जुपिटर नोटबुक में अगर मुझे कोड चलाना है तो मुझे कोड चलाने के लिए ये यहाँ पर आके इस प्ले बटन को या रन सेल वाला जो बटन है इसको ही प्रेस करना पड़ेगा, फिर ही कोड एग्जीक्यूट होगा।
लेकिन अगर हमारा कोई यूज़र आगे चला रहा है तो हम लोग उसको ये जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल नहीं देंगे। तो कितनी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें आपने जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल में चलाया, नियर टू ज़ीरो। तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जहाँ पे जाके डेवलपर लेवल पे हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमें जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल दे देते हैं और हम लोग वही यूज़ करते हैं, या कोलैब की फ़ाइल दे देते हैं, हम लोग वही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम लोग उनको एक प्रॉपर यूआई बना के देते हैं कि भाई आप इस यूआई के ऊपर क्लिक करो तो वो आगे आपको इस चीज़ पर ले जाएगा, और फिर हम लोग बैकएंड पर वो सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर रहे होते हैं। जब बैकएंड पे सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर रहे होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो कोड है वो पाइथन की फ़ाइल में एग्जीक्यूट हो, ताकि हम लोग एंड पॉइंट्स बना लें और उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे github.com होम पर ले जाएगा, लेकिन अगर मुझे यही काम जुपिटर नोटबुक में रहते हुए करना है तो मुझे यहाँ पर आके इसी बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इस बटन को प्रेस करने के बाद इस सेल के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कोड लिखा है कि भाई होम पेज पे ले जाओ तो फिर मुझे होम पेज पे लेके जाएगा। अब मैं सिर्फ इस झंझट से बचने के लिए प्रोडक्शन लेवल पर आ, नॉर्मली जो हम लोग कोड करते हैं प्रोडक्शन में या जो हमारा यूज़ होता है लाइव एप्लीकेशंस में, वो डॉट पाइथन फाइल में। तो जो डॉट जुपिटर नोटबुक या IPYNB फाइल है, तो ये वाली फाइल है, ये फाइल हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होती है लर्निंग पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। जब हम लोग कोड सीख रहे हैं, कोड को एक्सप्लेन करना है, अपने लिए कोई नोट्स बनाने हैं, तो वो नोट्स हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे ये ATM प्रोजेक्ट्स का हम लोगों ने लिखा ना हेडिंग बना के, आप लोग अपनी पूरी डिटेल लिख सकते हो कि ये ATM प्रोजेक्ट है, ये फंक्शनैलिटी है, मैंने इफ़ से किया था, यहाँ स्विच केस भी लग सकता था लेकिन मैंने इफ़ एल्स से करना बेहतर समझा, मैंने क्यों बेहतर समझा, वो सारे नोट्स बना के आपने रख लिए ताकि अगर आप उसको रिवाइज करना चाहें। लेकिन कोड जो हमारा मेन है वो हम लोग पाइथन फाइल में करेंगे। अच्छा, अब पाइथन फाइल भी सर हमें इंग्लिश लिखने की परमिशन तो देती है, तो वो कमेंट्स के फॉर्मेट में, तो वो पाइथन कोड के अंदर एक टूल है, तो पाइथन लैंग्वेज का एक टूल हमें मिलता है, वो टूल है कमेंट्स। तो वो हम कोड के अंदर कमेंट कर देते हैं चीज़ें जो हम लोग इंग्लिश या एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एक है कि हम कोड के अंदर कमेंट कर रहे हैं, एक है कि हम एक अलहदा सेल बना के वो सारी डिटेल लिख रहे हैं। जब हम लोग अलहदा सेल बना के सारी डिटेल लिख रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास जो लैंग्वेज है वो भी अलग है। जैसे अगर मैं पाइथन में कोई एक कोड कमेंट कर रहा हूँ सिंगल हैश लगाने के बाद, तो इस सिंगल हैश का मतलब है कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लिखा रहेगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जब मैं इस टेक्स्ट वाले सेल में आ रहा हूँ और सिंगल हैश के बाद मैंने कोई चीज़ लिखी है तो उसका मतलब है कि सबसे बड़े साइज की हेडिंग मेंशन। जब मैंने डबल हैश लगाया तो इसका मतलब है उससे छोटा साइज, ट्रिपल हैश से छोटा साइज। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो भाई इसका तो पाइथन में मतलब है कि कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करना, सिर्फ लिखा रहे ताकि यूज़र पढ़ सके या बाद में इसको चलाना है तो चला सके। तो इसका मतलब है कि जब हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं वहाँ पर लैंग्वेज अलग है और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग। जो टेक्स्ट लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, प्रोग्रामिंग तो नहीं, जो लैंग्वेज यूज़ होती है इसे हम लोग मार्क डाउन लैंग्वेज बोलते हैं। कर देता हूँ मार्क डाउन लैंग्वेज। अब हमें ये पता लग गया कि भाई ये जो जुपिटर नोटबुक फाइल है वो एक ऐसी फाइल है जो हमें दो लैंग्वेज लिखने की परमिशन दे रही है एक साथ, एक पाइथन और दूसरी मार्कडाउन। लेकिन जब हम लोग अपनी कोड को प्रोडक्शन में चलाते हैं तब हमें मार्कडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती या मार्कडाउन की ज़रूरत नहीं होती। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पाइथन का कोड चाहिए या किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड चाहिए जिसके अंदर हम लोग लॉजिक लगा सके ना। अब मार्कडाउन के अंदर लॉजिक नहीं लग सकते, मार्कडाउन के अंदर हम लोग ये नहीं लिख सकते कि इफ़ एल्स लगाना है, लेकिन इफ़ एल्स ज़रूरी है। लॉगिन करवाना है तब भी इफ़ एल्स ज़रूरी है, और भी बहुत सारी जगहों पे इफ़ एल्स ज़रूरी है, लूप लगाना ज़रूरी है। वो काम हम मार्कडाउन में नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मार्कडाउन जब एप्लीकेशन को लाइव कर रहे हैं तब हमारे लिए नेसेसरी नहीं। मार्कडाउन कब नेसेसरी है? जब हम लोग अपनी एप्लीकेशन के बारे में यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग यूज़र को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे कि भाई आगे ATM का प्रोजेक्ट है,
इसी तरह अब मेरी यहाँ पर कोई ये एक रेपोजिटरी है पेनावर्स बैच 60 और इसमें मैं एक फोल्डर ओपन करता हूँ टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट के बारे में डिटेल देना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी कि इंस्टॉल कैसे करनी है, इससे रिलेटेड चीज़ें जैसे Node.js क्या है वो चेक कैसे करना है, इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, फिर उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट कैसे इंस्टॉल करनी है, फिर जब अगर आप लोगों ने IDE कौन से इंस्टॉल करनी है, जैसे मैंने VS कोड इंस्टॉल करवाया था उस वक्त, और ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने मेंशन कर। अब मैं यहाँ पर उनको टाइपस्क्रिप्ट के बारे में डिटेल देना चाह रहा हूँ कि आपने जब ऊपर वाला कोई भी कोड चलाना है तो आपको ये वाले पहले स्टेप्स करने पड़ेंगे, ये वाली चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना इंस्टॉल Node.js, तो आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपके सिस्टम में ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। जब हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में किसी को डिटेल प्रोवाइड करनी है, फिर हम लोग मार्कडाउन लिखते हैं। लेकिन चूंकि अब हमने जब एप्लीकेशन लाइव कर दी है तो हमने किसी यूज़र को डिटेल प्रोवाइड नहीं करना, क्योंकि डिटेल प्रोवाइड करने के लिए हमारा फ्रंट एंड है, जो हम लोग UI बनाएंगे ना, वो उसमें ऑटोमेटिकली डिटेल होती है कि भाई ये इनपुट है, ये यहाँ पर आप सर्च करो, ये सारी चीज़ें करो, तो वहाँ पे हम मार्कडाउन नहीं लिखेंगे। पाइथन का कोड हमें जब भी सर्वर पे चलाना है या कहीं पर भी चलाना है तो हम लोग सिंपली .py फाइल में कर रहे होंगे। अच्छा, जब .py फाइल में हम लोगों ने कोड करना है ये तो अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अभी भी लर्निंग के लिए अगर कोई बंदा कोई चीज़ लर्न कर रहा है, कोई एक टूल लर्न कर रहा है, तो वो अपने नोट्स जुपिटर नोटबुक में बना सकता है, लेकिन असाइनमेंट सारी अब शिफ्ट कर देंगे हम लोग .py फाइल पर। चलिए, अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आज से हम लोग यूज़ करेंगे .name.py फाइल। अब जब भी कोई हमारे पास फाइल आती है उसके साथ फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन के बेस पर कंप्यूटर को पता लगता है कि भाई मैंने ये वाली फाइल कैसे एग्जीक्यूट करनी है। .jpg फाइल है तो इसका मतलब है कि मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा कि ये किसी इमेज व्यूअर में ओपन हो जाए। MP4 फाइल है, मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा किसी वीडियो प्लेयर में ओपन हो जाए। डॉक्स फाइल है, मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन हो जाए। .py फाइल है तो इसको किसी ऐसी जगह पे ओपन करना है कि ये कोड कंपाइल हो जाए, जो भी कोड लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाए, कंपाइल हो जाए। कंपाइल कैसे हो जाए कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइनरी में जाए, बाइनरी से सिस्टम में उसको रीड करे और फिर दोबारा बाइनरी से पाइथन में, और फिर हमारा कोड चले।